Welcome students, hope you are well. Today we are going to discuss the electric transformer. So what is a transformer? It is an electromagnetic device which is going to produce a higher or a lower voltage, or it is going to produce higher or a lower current by keeping the input and power output same if it is a 100% efficient transformer. सो जो बेसिक पर्पस होता है ट्रांसफार्मर का वो ये होता है कि जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है उसको हायर लेवल पे लेके जाना या आउटपुट वोल्टेज को लोअर लेवल पे लेके जाना। अगर इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास दो तरह के ट्रांसफार्मर्स होते हैं। एक को हम नाम देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसमें प्राइमरी या इनपुट वोल्टेज स्मॉल और आउटपुट या सेकेंडरी वोल्टेज लार्ज होती है। दिस इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक होता है जिसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर इनपुट वोल्टेज आपकी हाई होती है और आपकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो लो होती है। अगर आप यहाँ देखें इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर कि हमारे पास इनपुट वोल्टेज जो थी वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा है, आउटपुट वोल्टेज हमारे पास जो है वो कम है। अब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है, अगर हम इसकी इनपुट वोल्टेज को कम कर दें एज कंपेयर टू आउटपुट वोल्टेज, तो ये हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस तरह से हमारे इस्तेमाल होंगे किसी भी पर्टिकुलर ग्रिड स्टेशन के ऊपर, ये हम डिफाइन करेंगे कि हमारा जो ग्रिड स्टेशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है टू द सिटीज़ ओवर द लार्ज डिस्टेंसेस या टू द होम्स। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को डैम जहाँ पे हमारे पास डैम होगा वहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो रही होगी किसी सिटीज़ की तरफ, तो हम उस वक्त उसको स्टेप अप कर देते हैं, मतलब आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देते हैं और आउटपुट करंट को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास ज़्यादा है और यहाँ पे अगर आपको सेकेंडरी करंट का एरो नज़र आ रहा होगा, दिस इज स्मॉल। यहाँ पे प्राइमरी करंट आपको बड़ा एरो नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है यहाँ प्राइमरी साइड पे वोल्टेज जो है वो आपकी कम और करंट ज़्यादा है। आउटपुट के ऊपर आपके पास वोल्टेज ज़्यादा और करंट कम है। इसका मतलब है कि आपके पास इनपुट और आउटपुट पावर जो होगी दैट वुड रिमेन द सेम इफ द ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट। अब एग्जामिनर इसके अंदर नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है कि ये ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, हाउ डज दिस ट्रांसफार्मर वर्क। सो अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो कैसे काम करता है। सो लेट्स मूव हियर। हमारे पास ये जो प्राइमरी साइड है दिस इज एक्चुअली द इनपुट साइड, और यहाँ पे जो हमारी टर्न्स हैं दिस इज कॉल्ड प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स। एनपी का मतलब होता है प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स और एनएस का मतलब होता है सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो राइट साइड जिससे हमने आउटपुट लेनी होती है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट या आउटपुट नंबर ऑफ टर्न्स जो है उसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। जिस साइड पे हमने करंट सप्लाई करना होता है उसको हम इनपुट को हम नॉर्मली प्राइमरी करंट या प्राइमरी वोल्टेज या प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न साइड, जिसको हम एनपी, वीपी या आईपी के साथ डिनोट करते हैं। अब हमारे पास जो प्राइमरी करंट है, याद रखना है कि ट्रांसफार्मर को इनपुट हमने ऑल्टरनेटिंग करंट देनी है, तो ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग का सिंबल है। सो ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है इसके अंदर दो हाफ साइकिल होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है जो यहाँ से इधर जाएगा कॉइल के थ्रू, और एक होता है नेगेटिव हाफ साइकिल जो कॉइल के थ्रू वापस आएगा। सो जो प्राइमरी साइड है हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास कौन सा करंट है, दिस इज द ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ से यूं जाएगा और यहाँ से फिर वापस आएगा। अब हमें ये एक चीज़ मालूम है कि करंट जब भी कॉइल में से पास करेगा तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। सो इसके इस तरह से अगर लेट सपोज करंट मूव कर रहा है तो हमारे पास अगर ये करंट की ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, लाइक फर्ज करें कि हम करंट की डायरेक्शन को यूं रिवर्स करते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल गया, अब अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा यहाँ से इधर, तो हमारे पास करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट ये क्या चीज़ जनरेट करेगा, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ए फॉर ऑल्टरनेटिंग, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जिसके अंदर ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इसको हम नाम देते हैं आयरन कोर या सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर का पर्पज़ ये होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वेस्ट नहीं करता और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने ही अंदर रखता है। अब ये सॉफ्ट आयरन कोर जिसके अंदर ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जब ये सेकेंडरी साइड पे जाएगा तो सेकेंडरी साइड पे हमारे पास इंड्यूस्ड
ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस का मतलब है जिस करंट को हमने पैदा किया है, और यहाँ पे करंट के पैदा होने की वजह क्या है कि जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा हुआ है अकॉर्डिंग टू द लॉ कॉल्ड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विच स्टेट्स दैट कि हमारा जो ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट का मतलब होता है एक सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी वेरी हुई हैं या कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हुई हैं बाय द सेकेंडरी कॉइल जो हमारे पास एन एस है। इसकी बेस के ऊपर हमारे पास जो करंट है या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को पैदा करेगी। अब हमारे पास ऐसा क्या होता है इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि वोल्टेज कम और करंट ज़्यादा हो जाता है, इसके ऊपर थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे। वोल्टेज कम और करंट ज़्यादा कैसे हो रहा है, लेट्स टॉक अबाउट इट। जहाँ जहाँ तक हमारा ताल्लुक है ओम्स लॉ का, तो ओम्स लॉ के अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर हमारी वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर ये चीज़ वर्केबल नहीं होती। अब हमारे पास जो प्राइमरी पावर है दैट इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर। तो प्राइमरी पावर किसके बराबर है, वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। अब हमारे पास जो आउटपुट पावर है या जो सेकेंडरी पावर है उसके अंदर वोल्टेज और करंट की प्रोडक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर फर्ज करें हमारे पास इनिशियली वोल्टेज जो थी वो कम थी, प्राइमरी वोल्टेज, और हमारे पास जो सेकेंडरी करंट प्राइमरी करंट था वो ज़्यादा था। तो इस ज़्यादा करंट की वजह से हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी। इस मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने से हमारे पास यहाँ पे करंट पैदा होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर। अब यहाँ पे हम यहाँ से थोड़ी सी डिस्कशन फर्दर करते हैं और हम ये कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज हुई है उसकी वजह से करंट पैदा हुआ है इस कॉइल के अंदर। सो अब हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के, लेकिन इट इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एज वेल। अब सेकेंडरी साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा होगी और करंट इन द सेकेंडरी कॉइल कम होगी। और हमें पता है कि जो वोल्टेज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ मींस नंबर ऑफ कॉइल्स। तो जो सेकेंडरी साइड में यहाँ पे नंबर या लेंथ ऑफ द कॉइल इंक्रीज हो गई, ज़्यादा है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ज़्यादा है और यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है। तो इस वजह से सेकेंडरी साइड पे आपके पास वोल्टेज ज़्यादा और सेकेंडरी साइड पे करंट आपके पास कम हो जाता है। ये जो करंट है इसको इंटेंशनली कम किया जाता है अगर हम इसको सिटीज़ के अंदर ट्रांसमिट कर रहे हैं, और उसकी वजह होती है एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है E इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। तो अगर हमारा करंट कम हो जाएगा तो हमारा एनर्जी लॉस भी कम हो जाएगा। अगर एक ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है तो उसके अंदर कोई भी लॉसेस नहीं होंगे, और अगर 100% एफिशिएंट नहीं है तो कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एडी करंट लॉस, नंबर 2 इज हिस्टैरिसीस लॉस, और अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपको इजी है याद रखना, थर्मल लॉस, and number 4 is sound loss. So this is all about the transformer, its working, step up and step down. Hope you guys learn it and understand it. Thank you and Allah Hafiz.